नमस्कार दोस्तों। और आज हम पढ़ेंगे अयोध्या के राम मंदिर के वास्तुकला के बारे में। तो अयोध्या का राम मंदिर जो कि बनना है और इसका कुछ जो प्रस्तावित डिजाइन है वो ये है। तो नॉर्मली इस मंदिर को अगर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो शैली है, यानी कि मंदिर निर्माण की जो डिज़ाइन है, शैली है, वो नागर शैली है। ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो अयोध्या में जो मंदिर बनना है उसमें कौन सी शैली का उपयोग किया जाएगा। तो नागर शैली का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का निर्माण किया गया है जो मंदिर निर्माण में ध्यान देगी, और मंदिर निर्माण के लिए L&T कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है मंदिर निर्माण के लिए। इसके अलावा अब हम बात करते हैं नागर शैली की, जो वास्तुकला की नागर शैली है। तो जैसा कि बताया कि राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया जाएगा। अब हम नागर शैली की बात करें जो कि एक वास्तुकला की शैली है, तो ये मंदिर निर्माण की वास्तुकला की शैली है जो कि उत्तर भारत में सामान्यतः पाई जाती है। और नागर शैली में मंदिरों का निर्माण मुख्यतः ऊंची वेदी यानी कि मंच या चबूतरे पे किया जाता है, जिसे वेदी कहते हैं, और इस वेदी को जगती भी कहा जाता है। इसके अलावा जो तीसरी विशेषता है नागर शैली की वो ये है कि नागर शैली के मंदिरों में गर्भगृह के सामने मंडपों का निर्माण किया जाता है, और गर्भगृह और मंडपों के ऊपर शिखर स्थापित किए जाते हैं। शिखर यानी कि मंडप के ऊपर एक और शिखर जैसा। और जो गर्भगृह के ऊपर का शिखर होता है ये सबसे ऊंचा होता है। और गर्भगृह की बात करें तो देखिए, गर्भगृह में मुख्य देवता विराजित होते हैं, और इस शैली के मंदिरों में यानी कि नागर शैली के मंदिरों में जो गर्भगृह होते हैं सबसे पीछे स्थित होते हैं। अब आगे बढ़ें, और जो छठवीं विशेषता है नागर शैली की वो ये है कि नागर शैली के मंदिरों में आमतौर पर विस्तृत चार दीवारी या प्रवेश द्वार नहीं होते हैं। साथ ही साथ मंडप का जो निर्माण किया जाता है तो मंडपों का निर्माण स्तंभ से किया जाता है। साथ ही साथ जो मंदिर में नागर शैली में जो शिखर होते हैं वो सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला है लतिन या रेखा प्रसाद शिखर, दूसरा फमसाना शिखर, और तीसरा है वल्लभी शिखर। तो हम लतिन या रेखा प्रसाद शिखर की बात करें तो ये शिखर जो होते हैं ये आधार पर वर्गाकार होते हैं। साथ ही साथ जो इनका शीर्ष होता है तो जो शीर्ष पर स्थित बिंदु हैं वो अंदर की ओर दीवारें उनकी वक्रित होती जाती हैं। ये लतिन या रेखा प्रसाद शिखर। जबकि अगर हम फमसाना शिखर की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इनका जो शिखर होता है तो शिखर का आधार ज़्यादा चौड़ा होता है। साथ ही साथ इनकी जो ऊंचाई है ये लतिन शिखर की अपेक्षा कम होता है, और ये शीर्ष बिंदु की ओर सीधी रेखा में ढलान निर्मित करते हैं, यानी कि बिल्कुल ढलान निर्मित करते हुए शिखर बनाते हैं। अब वल्लभी शिखर की बात करें हम तो वल्लभी शिखर में क्या होता है कि इनका जो आधार होता है ये आयताकार होता है, और जो इनकी छतें होती हैं ये गुंबदाकार प्रकोष्ठ का निर्माण करती हैं, और इन्हें अर्धगोलाकार छत भी कहा जाता है। तो वल्लभी शिखर जो कि आजकल बहुत कम यूज में किया जा रहा है, मेनली दो ही प्रकार के शिखर यूज किए जाते हैं, लतिन या रेखा प्रसाद शिखर और दूसरा है फमसाना शिखर। तो ज़्यादातर जिसमें लतिन या रेखा प्रसाद शिखर ही चलन में है। इसके बाद जो अगली विशेषता है अगर वो ये है कि गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ होते हैं जो कि ढके हुए होते हैं और लोग इनका परिक्रमा करते हैं। तो ये था नागर शैली के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब नागर शैली के तहत ही तीन अन्य शैलियों का विकास हुआ है, जिनमें पहला है ओडिशा शैली, दूसरा है खजुराहो शैली, और तीसरा है सोलंकी शैली। तो इनके बारे में थोड़ी आप जान लें, बेहतर रहेगा। तो ओडिशा शैली की बात करें तो देखिए, इसका जो विकास हुआ उड़ीसा में हुआ, कलिंग राजाओं के समय में हुआ। साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि बाहरी दीवारों पर बारीक नक्काशी किया जाता है उड़ीसा शैली में, जबकि अंदर की दीवार पर कोई नक्काशी नहीं की जाती। साथ ही साथ इसमें जो मंडप होते हैं, मंडप को जगमोहन कहा जाता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें उदाहरण की तो कोणार्क का सूर्य मंदिर और भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर ये सभी ओडिशा शैली में बने हुए मंदिर हैं। जबकि दूसरी शैली जो कि खजुराहो शैली, हम इसकी बात करें तो खजुराहो शैली अब नाम से ही याद आ जाता है खजुराहो, क्योंकि जो वर्ल्ड फेमस है और यूनेस्को में भी शामिल है ये। तो चंदेल शासकों के द्वारा मंदिर निर्माण की जो शैली अपनाई गई उसे खजुराहो शैली कहा जाता है।
तो इसमें क्या होता है कि इन मंदिरों के भीतरी और बाहरी दोनों दीवारों पर बहुत ही ज़्यादा नक्काशी काम किया जाता है। साथ ही साथ मंदिर निर्माण में पंचायतन शैली का पालन किया जाता है और इन मंदिरों को अपेक्षाकृत ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया है। तो ये थोड़ी सी इसकी अलग विशेषता है। और यहाँ पे काम मंदिर थोड़ी ज़्यादा हैं। और अगर हम उदाहरण की बात करें तो कंदरिया महादेव मंदिर और लक्ष्मण मंदिर इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। तीसरी शैली की अगर हम बात करें जो नागर शैली से ही विकसित हुई है तो वो है सोलंकी शैली। अब सोलंकी वंश की बात करें तो ये गुजरात में स्थित है ये राजवंश, और गुजरात और राजस्थान समेत भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सोलंकी राजाओं के संरक्षण में ये शैली विकसित हुई, सोलंकी शैली। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो मंदिर के दीवारें हैं ये इसमें कहीं भी नहीं अंदर नहीं बाहर कहीं नक्काशी नहीं किया जाता। साथ ही साथ जो गर्भगृह है यहाँ पे बाहर और अंदर दोनों तरफ से मंडप से जुड़े हुए होते हैं। नॉर्मली अगर हम नागर शैली की बात करें तो गर्भगृह सबसे पीछे होता है और वहाँ से कोई रास्ता नहीं होता, लेकिन सोलंकी शैली में क्या है, गर्भगृह जो है दोनों तरफ से जुड़े होते हैं मंडप से। इसके अलावा कि इन मंदिर परिसरों में बावड़ी या कुआं पाए जाते हैं सोलंकी शैली के मंदिर में, और इन बावड़ियों को सूर्य कुंड कहा जाता है। इसके अलावा जो सोलंकी शैली में जो मंदिर बने हैं वो अधिकांशतः पूर्वमुखी हैं और मंदिरों का निर्माण इस तरह किया गया है कि गर्मी के समय सूर्य की किरणें जो हैं सीधे मुख्य मंदिर पर पड़ती हैं। तो ये इस शैली की सबसे बड़ी विशेषता है सोलंकी शैली की। उदाहरण की हम बात करें तो मोढेरा का सूर्य मंदिर। तो ये था राम मंदिर से निर्माण संबंधित जो शैली है उसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी। नमस्कार।